नमस्कार और स्वागत है आपके आज के सेशन द राइट कॉन्वर्सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हमारे साथ एक नई पर्सनालिटी होती है जो हम जिससे उनकी जानकारी लेते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कोई प्रेरणा पाते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं कुसुम शर्मा अंतरा जी। मेरे मुंह से कुसुम अंतरा ही निकलता है, शर्मा कम निकलता है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ, तो कुसुम जी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। ये एक पोइटेस हैं, राइटर हैं, शायरा हैं। इनसे बातचीत करते करते भी हम इनके बारे में काफी सारी जानकारी लेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ जो कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे कि मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ और आप सब भी होंगे, क्योंकि मातृभाषा को अपनी जिंदा रखना, उसको सिखाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये वीकली अंतरा दी डोगरी पाठशाला ऑन इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी टीचिंग डोगरी टाकरी डोगरे अखर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो बच्चों को सिखाना अपनी मातृभाषा, सब हर एक लैंग्वेज में तो बच्चा बोल लेता है, पर अपनी भाषा से अलग होता जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आप जो किया, जितना भी आपको बोला जाए बहुत कम है। और इन्होंने लिखा है ग्रंथ रतन श्री परशुराम आख्यान इन हिंदी, श्री भगवान परशुराम चालीसा। ये अचीवमेंट्स जो की हैं अपनी इस छोटी सी एज में पा लेना बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने अपनी एक अंतरा कविता संग्रह डेडिकेट किया है, हिंदी में पोइट्री लिखी है, शौर्य चक्र कैप्टन तुषार महाजन को डेडिकेट किया है। बाकी तो जितनी भी चीजें हैं वो आपसे हम जानेंगे आपसे बातचीत के दौरान। तो अंतरा जी, आपका स्वागत है आज की द राइट कॉन्वर्सेशन में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। तो कुसुम जी, सबसे पहला सवाल जो है वो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी रूट्स कहाँ से हैं, आप कहाँ से हो? जी मैं उधमपुर से ही हूँ, मेरा जन्म परवरिश उधमपुर में ही हुई है और मेरी पढ़ाई एजुकेशन इवन के मैरिज भी उधमपुर में ही हुई है। तो मैं अब उधमपुर में ही रची बसी हूँ, यही डुग्गर प्रदेश मेरे अंदर उतरा हुआ है जी। और अपने बारे में बताइए कि जैसे बचपन से अभी तक आपने जो की है, इसका लिखने का या कविता रचने का या उर्दू में शायरी करने का, ये कहाँ से, किसी से प्रेरित हुए आप या आपका इनबिल्ट रहा? कैसे रहा ये संघर्ष आपका, जो कि ये सफर? पता नहीं, शायद जो राइटर्स होते, जो कभी मन होता है ना, वो पैदाइशी होता है, अंदर से कुछ ना कुछ ऊपर वाले की दया से अंदर होता है, जो कि टाइम के साथ साथ वो भी ग्रो अप होता है। और जैसे ही हमें माहौल मिलता है तो हम फलने फूलने लगते हैं। मुझे लगता है कि बचपन में मतलब पैदा होते ही मेरे अंदर कुछ ऐसा था, जो मैं छोटे होते गीत सुनती थी, जो भी सॉन्ग सुनती थी, टीवी देखती थी, तो मैं मतलब उस चीज को, उस गाने को एंजॉय कम करती थी, उसके लिरिक्स पे मेरा पूरा फोकस होता था कि ये लाइन लिखी है तो इसकी आगे वाली ये कैसे इनको आइडिया आया होगा कि यही इसके साथ चलेगी। तो वो चीज जो थी मुझे बचपन से ही थी, फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई और कविताएं, पोइट्री, ये सब मुझे लगता है ऐसे पक्षियों की तरह हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती है। और जो कवि मन होता है, उसके जो भाव होते हैं, उसकी जो कलम होती है, वो उस तरफ खींचती चली जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो जो चीज है वो अगर इंसान में, वो मैं समझती हूँ इनबिल्ट होती है, वो बात बाहर से नहीं डाल सकते, वो अंदर से ही होती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसको और निखारते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। बट ये थॉट्स जो थी मेरे अंदर शायद बचपन से ही थे कहीं। और फिर मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई, कॉलेज कर रही थी, तो करते करते मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मैंने हायर एजुकेशन जो अटेंड की सारी,
तो बाद में शायद जैसे ही मुझे माहौल मिला होगा, जब जॉब लग गई तो लगा होगा कि नहीं अब मैं सेटल हूँ, तो मैंने उस चीज को पैक डाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि आपकी पहली कविता क्या थी, तो शायद मैं निरुत्तर रहूं, क्योंकि होश संभालते ही जो भावनाएं थी, जो थॉट्स थे, जो वो मेरे अंदर बिल्डअप होने लगे थे। तो वो वाली थी आपसे पहली कविता कौन सी लिखी आपने? वो जो होता है ना ऐसे तुकबंदी करना, तो तुकबंदी पता नहीं कब से चल रही है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि कब से चल रही है। जब भी अच्छा मौसम देखना तो मन ऐसे डावाडोल हो जाना कि मैं लिखूं। जैसे बारिश हो, बरसात में धुंध पड़ी हो, किसी अच्छी जगह पे जाओ तो वो चीज जो होती है बहुत तंग करती थी कि कुछ है जो निकल नहीं रहा है, उसको प्रॉपर टाइम क्यों नहीं मिल रहा। तो मतलब इस चीज से मैं खुद कभी कभी अपने आप में परेशान होती थी कि जैसे कोई शक्ति है, दैवीय शक्ति है, वो अपना आकार नहीं ले पा रही है और वो तंग कर रही है आपको। लेकिन बाद में जब जब थोड़ा सा रूटीन में आई, थोड़ी समझ, लेखन के लिए एक्सपीरियंस और समझ, तजुर्बा, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, तभी हमारी लेखनी में जो मैच्योरिटी है वो आती है या फिर किसी के दिल तक पहुंचती है। तो जब इस लेवल में आई, मैं 2000 में मैं आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर में जॉब करती थी। तो वहीं पे मैंने देखा ऐसे बड़ा अच्छा माहौल था, इंग्लिश और मंडे को जो असेंबली होती थी वो हिंदी में होती थी। जब हिंदी दिवस आता था तो पूरा पखवाड़ा चलता था हिंदी का, पूरे 15 दिन हिंदी की गोष्ठियां होती थी, पोइट्री सब, ऑल दैट। तो उस समय मुझे आया कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी हिंदुस्तान की भाषा है, इसके लिए सिर्फ गिने चुने दिन क्यों। तो उन दिनों मेरे मन से निकली थी कविता, चंद पंक्तियां सुनिए। कभी सड़क के फुटपाथ पर, कभी उजड़े पुल पर, कभी तंग गलियों में, कभी टूटी छतों पर, देखती हूँ अक्सर उसको घूमते हुए दुकानों पर। साड़ी उसकी मैली कुचैली, चप्पल एक ही पैर में डाली, फीका पड़ गया उसका काजल, उड़ गई उसके चेहरे की लाली। बाल है उसके बिखरे हुए, साड़ी में पैबंद लगे हुए, चेहरे में शालीनता है पर नयन है उसके डरे हुए। जुबान उसकी हो गई गुम, थकी थकी सी रहती हरदम, हंसती खेलती चंचला पर, मानो छा गया हो सदा के लिए गम। आज मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, आज मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई, पूछ लिया उसको कौन हो माई, डरी सहमी सी बोली धीरे से, इसी धरा की हूँ, इसी मिट्टी की हूँ, इसी चमन की हूँ, नहीं हूँ मैं पराई। कल मैं भी शक्तिशाली थी, मान मर्यादा वाली थी, आज विदेशियत ने मुझे मार डाला, वरना मैं ही इस चमन की माली थी। हिंदी भाषा हूँ मैं, हिंदी भाषा हूँ मैं, राष्ट्र की आशा हूँ मैं, था मुझे गर्व अपने सपूतों पर, नहीं मालूम था कि मर जाऊंगी एक दिन इसी आकांक्षा में। इसी तरह से कुछ भाव लेके मैंने हिंदी भाषा पे लिखा और ये फिर बाद में मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में भी छपी थी, स्कूल में बहुत पसंद की गई थी। तो मैं इसी को अपने सफर की शुरुआत मानती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो बिल्डअप हो रहा था वो धीरे धीरे हो रहा था। हाँ, तो उर्दू में आपने जो की है, शायरी की है, तो उर्दू के लिए आपने क्या किया? आपने लैंग्वेज सीखी क्या? एक्चुअली आई लव गजल्स, आई लव पर्शियन लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है, आई लव उर्दू स्पोकन। मुझे लगता था कि बहुत सारे शब्दों के लिए कोई एक शब्द कभी कभी हमें ढूंढना हो तो हमें बिल्कुल उर्दू का एग्जैक्टली मिल जाता है। तो वही शौक था और गजल लिखने का इतना शौक चढ़ा कि उर्दू सीखी, उर्दू किताबें पढ़ी, स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती स्टार्टिंग से मुझे, मैंने पढ़ी हुई है पहले, तो मतलब जोड़ तोड़ करके वो पर्शियन पढ़ लेती हूँ। और फिर जब उर्दू गजल में मैंने आजमाइश की, क्योंकि गजल में 2 ही मिसरों में आपने पूरी बात कहनी होती है, गजल का हर
शेर जो होता है मुख्तलिफ होता है और हर शेर में एक पूरी किताब का मटेरियल, पूरी जिंदगी का अनुभव होता है। तो उन दो दिनों में और चंद गिने चुने शब्दों में अपनी बात रखना, वो बहुत अट्रैक्ट करता था कि मुझे लगता था नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 8-9 महीने दिन रात मेहनत की, इतनी गजल्स लिखी, इतनी गजल्स लिखी, जो स्टार्टिंग वाली मुझे इतनी पसंद नहीं थी अपनी, लेकिन बाद में तो मैच्योरिटी आती गई और बहुत सराहना हुई। पूरे हिंदुस्तान में मेरी गजल पसंद की जाती है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गा के भेजते हैं, कंपोजर्स कंपोज करते हैं, पसंद करते हैं, और शायद आने वाले टाइम में कुछ एल्बम्स भी आए। जैसे मैं आपको 2-3 शेर सुनाती हूँ अपने औरतों पे, हर औरत पे। जी इरशाद। इस जमाने की, शुक्रिया, इस जमाने की दास्तान हूं मैं। जैसे मैं आपको ही लेती हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, मान लीजिए जी आपके जो शब्द हैं ये मेरे नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है। इस जमाने की दास्तान हूं मैं, जाने किस किस के दरमियान हूं मैं। इस जमाने की दास्तान हूं मैं, जाने किस किस के दरमियान हूं मैं हूं बिखरी हर एक जर्रे में, एक जमी हूं के आसमान हूं मैं। अपना खामोश लहजा रखती हूँ, ये आपको समर्पित है। अपना खामोश लहजा रखती हूँ, मत समझना कि बेजुबान हूं मैं। तो कुछ शुक्रिया। तो कुछ ऐसी बातें, मतलब बहुत सारी बातें कह जाना 2 लाइनों में, वो चीज रूह तक पहुंचती है, दिल तक पहुंचती है। हाँ हाँ। तो इसमें जो कि है आपके कहाँ कहाँ पे किस किस ने गाया? मेरी गजल यहाँ के जम्मू के हैं आदरणीय सिंगर जितेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छे हैं। उनके कॉन्सर्ट ऑल ओवर इंडिया होते हैं, बाहर भी होते हैं इंटरनेशनली। उन्होंने गा के, उन्होंने वैसे ही फेसबुक से देखी वाल से, तो उन्होंने कंपोज करके मुझे मैसेंजर पे भेजी और मुझे बताने लगे कि मैंने आपकी गजल कंपोज की है, गाई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत पसंद आई। ये पिछले साल की बात है। तो धर्मेश नरगोत्रा जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत, उनके भी बहुत कॉन्सर्ट होते हैं। उन्होंने 1-2 मेरी गजल्स गा के भेजी थी, उनके साथ तो बात भी चल रही है, वो मेरी करेंगे एक रिकॉर्डिंग। जम्मू के बहुत अच्छे सिंगर सुनील शर्मा जी, सारी बहुत अच्छे सिंगर, वो मेरे बहुत सारी गजल्स उन्होंने गाई हैं और इतनी खूबसूरत गाई हैं कि दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही बहुत बड़े कंपोजर हैं, सारी उम्र उन्होंने कंपोज करने में लगा दी, सिंगिंग में लगा दी। आदरणीय श्री पृथ्वीराज शर्मा जी बॉम्बे में रहते हैं, अभी इस समय जम्मू में भी है उनका घर, आजकल आए हुए हैं। तो वो अभी कल भी उन्होंने एक मेरी कंपोज करके भेजी है। मतलब उन्होंने 5-6 की हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक सफल व्यक्ति जब हमारे लेखन को जब तरजीह देता है, इम्पोर्टेंस देता है, पसंद करता है। हमारे लेखकों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं मानती मैं लेखक हूँ, राइटर हूँ। और एक सुभाष लंगेश जी बहुत अच्छे गजलकार हैं, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी गजलकार है, उनका बेटा बहुत नेशनल इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कर रहा है, गजल में वो नंबर 1 है, उसने गा के भेजी हुई है। तो मतलब जब कोई भी, अब हो सकता है मेरे से काफी सारे सिंगर्स छूट गए हों, जैसे एक डोगरी सॉन्ग मैंने लिखा था जे माटा तुषार महाजन जी के ऊपर। तो उसकी, उनकी कोई जब शहीद होता है तो उनकी मदर के क्या थॉट्स हो सकते हैं बच्चे के लिए, कुछ उस इस पे, उस थीम पे था, वो डोगरी सॉन्ग था। वो सीमा मूर्ति जी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, जम्मू में ग्रेटर कैलाश वाली, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने भेजा था। उसके बोल थे, सांबी सांबी रखे तेरे खेड़ खड़ालू, गया ठी तू केड़े परदेस, निहरिया गया ठी तू केड़े परदेस। कोई भी जो है उसकी मदर के वो व्यूज थॉट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से लवली चंद्रा जी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। ब्रिज मोहन जी हैं, आजकल कितना काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में डेली उनकी एक
कंपोजिशन आती है, सॉन्ग आता है, उसको वॉइस ओवर किसी ने किया होता है और उन्होंने कंपोज किया होता है। तो मतलब ये चीजें जो हैं बैक टू बैक आ रही हैं। सूरज सिंह जी हैं, उन्होंने मेरा कंपोज किया था सॉन्ग सावन बदली, लास्ट ईयर बहुत वायरल हुआ था, और सावन पे लिखा था मैंने, रूही जूही जी ने गाया था। तो मतलब हो सकता है मेरे से बहुत सारे नाम छूट गए हों, बट मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे शब्दों को, मेरी कलम को प्यार किया। सही बात है, कलम वैसी हो जिसे प्यार किया जा सके। तो आपकी कलम ने जो है सबको मजबूर कर दिया आपसे प्यार करने के लिए। आपको जो शंकराचार्य अवार्ड हरिद्वार से, ये किस चीज के लिए मिला था? ये 2013 में मेरा परशुराम चालीसा आया था। सबसे पहले मैंने चालीसा का सृजन किया था बुक से पहले। तो मैंने पूरा स्टडी किया था अपना, ये जो परशुराम जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री, ये भगवान है हमारे, ये छठे अवतार हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 10 अवतार माने जाते हैं, तो छठे अवतार ये हैं। और इनकी जीवनी को पूरा जानकर, पूरे मैंने 5-6 ग्रंथों की स्टडी की, क्योंकि जगह जगह से मुझे थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिल रहा था। तो उस चीज को पोइटिक फॉर्म में ढाल के चालीसा पूरा छंदबद्ध करके मैंने लिखा था। उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, सुनील शर्मा जी ने उसको गाया था, बहुत खूबसूरती से गाया उन्होंने। और वो चालीसा मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया में पसंद किया जा रहा है, चल रहा है, उसकी ऑडियो है, वीडियो है यूट्यूब में। सो उसी के लिए उन्होंने शंकराचार्य जी ने मुझे हरिद्वार बुलाया था और सम्मानित किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे, जो नेचुरली जब किसी को सम्मानित किया जाता है तो वो और ज्यादा प्रेरित होता है। वो फीलिंग कुछ अलग ही होती है, वो फीलिंग कुछ अलग होती है। आपको कैसा लगा उसका? क्या चीज? वो फीलिंग आप कैसे डिस्क्राइब करोगे अगर आपने उसको लिखा हो? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और इससे प्रेरणा मिलती है कि हम और ज्यादा अच्छा काम करें। और इतना सा रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए मेरे ख्याल से, जो अच्छा लिख दे कोई चीज, अगर रचना अपने हाथ से निकल जाए। जैसे मैं पढ़ती है, पूरी रिसर्च की होगी आपने इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी रिसर्च की थी, क्योंकि इनके ऊपर कोई एक ग्रंथ नहीं लिखा गया था, मुझे नहीं मिला। तो उनकी जो पूरी स्टोरी है वो जानने के लिए मुझे रामायण, गीता, ये जो पुराण हैं जितने हमारे, वो पढ़े, सागर, प्रेम सागर, विष्णु पुराण, ये सब पढ़े, और सब में से मुझे अंश मिले। इवन की महाभारत भी मैंने पूरे एपिसोड्स देखे और पढ़ा, और उसमें से भी जो जो भी इनके अंश थे ना, इनकी लाइफ से रिलेटेड, वो सारे निकाल के फिर मैंने पहले तो चालीसा लिखा था, लेकिन फिर मुझे इतना इंटरेस्ट, इतना शौक जाग गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई इनकी लाइफ के बारे में जानने की, अगर मैंने कोशिश की तो मुझे कुछ भी अवेलेबल नहीं था एक किताब के रूप में। तो फिर मैंने उसी पे एक बुक लिखी, ग्रंथ रत्न श्री परशुराम आख्यान, जो कि सिर्फ सीधे परशुराम जी की उसमें लाइफ हिस्ट्री है। इसके अलावा हमारा सनातन धर्म जो कि बहुत विशाल है, उसको मैंने पोइट्री फॉर्म में 40 लाइनों में कवर किया है। इसमें मैंने गुरु चालीसा लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे गुरु चालीसा तो उसमें कोई एक गुरु नहीं है, क्योंकि कोई गुरु ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं, संतरी, कोई, किसी के गुरु सफेद पहनते हैं, किसी के गुरु की मतलब कुछ और जैसा लाइफस्टाइल है। तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें सब आ जाएंगे। वो बिल्कुल मैंने ऐसी इस तरह से बैलेंस किया हुआ है। इसके अलावा सभी हमारे जितने भी अवतार हैं उनको मैंने ब्रीफ करके इस पुस्तक में डाला हुआ है, ताकि जो हमारे आज के बच्चे हैं ग्रंथ देखते हैं, इतना मोटा नहीं पढ़ते, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो इसको बिल्कुल 1.5-2 पेजेस का पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल ब्रीफ है, उसका निचोड़ है। तो ये सब है। बहुत सराहनीय। और ये ददीच अवार्ड हरियाणा, ये किस चीज के लिए? हाँ, ददीची अवार्ड इन्होंने भी मुझे
बुलाया था। इनको भी मेरी राइटिंग जब इन्होंने देखी, कविताएं देखी, देशभक्ति की कविताएं मैंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, नारी लिखी हुई हैं, तो उन्होंने रखा था कि जो जो समाज के लिए जो कुछ कर रहे हैं तो उन सबको आमंत्रित किया था। उनमें से मैं एक थी, जम्मू कश्मीर से, और उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, आने जाने का खर्चा भी इवेंट के दिया, बहुत सम्मान दिया। और मतलब कोई 15,000 उन्होंने ऐसे ही लिफाफे में डाल के, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, तो नहीं, ये शगुन है तो आपको रखना ही पड़ेगा। और बहुत प्यार, बहुत इज्जत मिली। बहुत सारे लोग थे, कोई 3-4 हजार के करीब लोग थे। और जैसे ही, क्योंकि हमने यहाँ से जाना था, उसी दिन मेरे भतीजे की शादी थी, हमने एक इवेंट उनका अटेंड किया और दूसरे दिन हम निकल गए। तो जब हम पहुंचे वहां, यही अगस्त का महीना था, बरसात भी थी, तो 5-10 मिनट हम लेट पहुंचे। तो मतलब पहुंचते ही उन्होंने मुझे माइक थमा दी और आइए बोलिए, और बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिला वहां पे भी। हाँ हाँ, ये बहुत ही सराहनीय। सबसे ज्यादा जो की है, जब आप पहली बार एक होती है ना एक्सपीरियंस, जैसे कोई जी सम्मानित करने के लिए आपको बुलाते हैं, उस वक्त बिल्कुल की बिल्कुल। या कभी आपने उसको कविता में उतारा वो फीलिंग? वो फीलिंग एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते भाव कई बार आए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पोइट्री हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे तजुर्बे होते हैं। तो नेचुरली जिन परिस्थितियों से कवि गुजरता है, जब जैसी जैसे हालात में, जिन हालात के लोगों से कभी मिलता है, तो वो उसका इम्प्रेशन उसमें आ जाता है, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज भी दिख सकती है मेरी पोइट्री में। हर झलकती है। अगर कोई बिल्कुल अनजान आपको कोई मिले और बोले आपकी पुस्तक की सराहना करे, तो उस वक्त जी, जो कि आपको कैसा लगता है? अनजान व्यक्ति है। नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। हम कभी ना बहुत दिल के बहुत हम शायद भोले होते हैं कि कोई हमारी कविता पसंद करे, हमारी पोइट्री पसंद करे, हमारा काम पसंद करे, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और एक ये भी एक नेचुरल सी बात है कि अगर अननोन कोई व्यक्ति हमारी पोइट्री की तारीफ कर रहा है, तो हमें लगता है कि शायद इसने कहीं पढ़ी होगी, इसको किसी ने बताया होगा, तो एक वो वाली फीलिंग भी आती है कि नहीं भाई, मैं काम कर रही हूँ तो उसका मुझे फल भी मिल रहा है। मतलब मुझे जानते हैं लोग, मेरा हाँ, समाज में कोई नाम है, तो ये वाली फीलिंग तो वो नेचुरली है, वो आती है। एक आधा गजल गजल जो की है आप सुनाएंगे हमें, आप अपनी पसंद वाली? जी, मैं अक्सर जो चलते चलते जो शेर गुनगुनाती बोलती रहती हूँ, तो वालों को भी अब याद हो गए हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चों को भी। मैं आपको कुछ कुछ शेर सुनाती हूँ। हाँ जी। कोई समझा नहीं मिजाज मेरा, हम्म। कोई समझा नहीं मिजाज मेरा, वरना मुश्किल न था इलाज मेरा। ओके। कोई शुक्रिया। कोई समझा नहीं मिजाज मेरा, वरना मुश्किल न था इलाज मेरा। मैंने रखा वकार अपना बुलंद, हम्म। वकार मीन्स सेल्फ एस्टीम। हाँ, मैंने रखा वकार अपना बुलंद, वरना हाँ। किसको थामूं लिहाज मेरा। बहुत और अच्छा। एक शेर मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। आसमां भी जिसे सलाम करे, ये आपको समर्पित है। थैंक आसमां यू। भी जिसे आसमां जिस भी जिसे सलाम करे, वो तुम्हारा शौर हो ताज मेरा। बहुत ही बहुत खूब। शुक्रिया। और थैंक यू। हाँ। चंद शेर देखिए। यूं ही सरसरी सी मुलाकात कर ली, हम्म, यूं ही सरी सी मुलाकात कर ली, हुजूर आपने फिर वही बात कर ली। चिरागों को भी नींद आने लगी है, हाँ, चिरागों को भी नींद आने लगी है, कहाँ रह गए थे बहुत रात कर ली। वाह। और
एक और शेर देखिए, चौखट पे थी ये नजरें, हमें इंतजार था। चौखट पे थी नजरें, हमें इंतजार था। आओगे तुम जरूर, हमें एतबार था। उतरा नहीं हलक से कभी, ना ये बुझ सका। उतरा नहीं हलक से कभी, ना ये बुझ सका। हर सांस में जिया जिसे, कैसा गुबार था। हम छोड़ आए जिंदगी की सारी रौनकें, हम छोड़ आए जिंदगी की सारी रौनकें। तन्हाई में भी कौन यूं हर सू शुमार था। चौखट पे नजरें, हमें इंतजार था। आओगे तुम जरूर, हमें एतबार था। और एक समस्त औरतों के लिए, सब लेडीज को समर्पित मेरे दो चार पंक्तियां। धूप के छाने से पेश है मेरी, ये औरतों के लिए नहीं है, ये वैसे ही जर्नल है। धूप के छाने से ये गिरता संभलता साया। धूप के छाने होते शोल्डर्स, धूप के से ये गिरता संभलता साया। क्यों मेरे कद से बड़ा होके है चलता साया। धूप के छाने से गिरता संभलता साया। क्यों मेरे कद से बड़ा होके है चलता साया। मैंने पाला था जिसे अपने उजाले देकर, मैंने पाला से अपने उजाले देकर। ले गई छीन के क्यों रात बिखरता साया। और कुछ रोमांटिक शेर। कितनी हसीन शाम है, कुछ बात कीजिए। कितनी हसीन शाम है, कुछ बात कीजिए। अगर हो सके तो एक मुलाकात कीजिए। लगता नहीं हमारा ये दिल आपके बिना, लगता नहीं हमारा दिल आपके बिना। कुछ आप भी तो मिलने के हालात कीजिए। एक आरज़ू, शुक्रिया। एक आरज़ू थी मिलने की इस दिल में आपसे। अब मेरे दिल में है आरज़ू आपसे मिलने की। तो ये भी मैं आपको डेडिकेट करती। एक आरज़ू थी मिलने की इस दिल में आपसे। जो ना पसंद हो तो शिकायत कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, नहीं बहुत अच्छी, हसीन शाम है। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत अच्छी। जी। और आपके जो कि है अभी भी, अभी हाँ भी जी। आपका एक बात जो हमेशा एक लेडी से पूछी जाती है, वो ये होती जी है कि आप एक मैरिड वुमेन हैं, आप काम भी करते हो, आप सब कुछ भी करते हो, तो इतना टाइम कहाँ से पाते हो आप, सब ये टाइम कहाँ से पाते हो आप? जी वाकई मुश्किल होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, अब खुल गए, खैर ये लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, फिर स्कूल जाना, स्कूल में स्कूल के ढेर सारे काम होते हैं, वो सब करना, बच्चों को पढ़ाना, आके फिर अगर हम ये समझें कि हम अलग से टाइम निकालेंगे और तब हम बैठ कर लिखेंगे, तब ये सब पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता। लेखनी चलते फिरते हर समय हमारे दिल में जो है, हमारे दिमाग में है, हमारे आसपास जो है वो घूमती रहती है, चलते रहते हैं शब्द, भाव चलते रहते हैं, और उन्हीं को जब हम कागज पर उतारते हैं तो वो कविता बन जाती है। ये मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं चलते फिरते ही लिखती हूँ। स्टार्टिंग की बेटी, मेरे हस्बैंड बहुत हैरान होते थे कि रोटी बना रही है, साथ में नोटबुक रखी है, लिखे जा रही है। तो शुरू शुरू में सबको अजीब लगता था, लेकिन अब सबको पता है बिना नोटबुक के मैं ना सब्जी काट सकती हूँ, ना मैं किचन का कर सकती हूँ। हाँ, कोई पढ़ने पढ़ाने वाला काम है तो उसमें नेचुरली वो चीज साइड पे रखनी पड़ती है। तो ये चीज हमेशा साथ चलती है। जैसे स्कूल जाती हूँ, मैं खुद ड्राइव करती हूँ, गाड़ी लेके जाती हूँ, तो मुझे इतना बुरे से दिमाग में कोई विचार आता है, कोई थॉट आता है, तो कितनी बार मुझे साइड पे गाड़ी लगा के नोटबुक डायरी निकाल के मैं नोट करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि
जब हम उतारते नहीं है उसको कागज पे तो वो निकल जाता है। हाँ, वो एक भाव है, बहुत वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। उनको आप अडॉप्ट नहीं करोगे, उनको हम पकड़ेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, उनका वेलकम नहीं करेंगे तो वो निकल जाएंगी। तो बिल्कुल। ये चीज है, शायरी पोइट्री ये सब चलते चलते होता है। तो मैंने कुछ आपने कहानियां लिखी हैं। कोई उपन्यास लिखा है क्या आपने कोई? नहीं, उपन्यास नहीं एक्चुअली। मुझे लगता है कि इतनी पेशेंस की एक ही कहानी को चलाओ और इसके साइड बाय साइड बहुत सारी स्टोरीज चलाओ, वो सब नहीं। मैं हाँ, लघु कहानियां मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, छोटी सी होती है और कुछ लेसन होता है उसमें। हाँ, लघु हाँ, कहानियां मैंने लिखी हैं, थोड़ी सी लंबी कहानियां भी लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं, डोगरी में लिखी हैं। शिराजा में मेरी पोइट्री आती है, छपती है, और शिराजा में आप समझ सकती होंगी कि बहुत अच्छे संपादक वहां बैठे होते हैं, वो पूरा अच्छे से देख के ही छापते हैं। तो वहां मेरी अभी मैं कहानी देके आई थी वहां पे, डोगरी की कहानी। सो उपन्यास के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोचूं लिखूं तो लिख सकती हूँ, बट मुझे मुझे एक्चुअली गजल से बहुत प्यार है। मेरा जो गजल का जो होता है ना नशा, वो हाँ, उतरे तो मैं कुछ और करूं। मुझे हाँ। और जो भी करना हो, मुझे कुछ लिखना होता है इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे पहले मुझे गजल लिखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे इतनी एडिक्शन हो गई है लिखने की गजल। सो डोगरी कैसे सिखाते हो आप? कुछ। हाँ जी। डोगरी में आप जो ये लेसन्स देते हो इंटरनेशनली, ये कैसे जी, देते हो, कैसे डेवलप किया आपने? ये सब मैम शायद जो इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी के फाउंडर हैं उन्होंने मेरा काम देखा होगा, तो हम्म। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप कुछ यूथ को मतलब मोटिवेट करने के लिए या डोगरी को प्रमोट करने के लिए कुछ छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना के भेजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वीडियो बना के भेजी तो उनको अच्छी लगी। पता नहीं क्या उनके दिल में आया, तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि हम एक पाठशाला शुरू कर रहे हैं डोगरी टीचिंग की। तो आपका स्पोकन हमने देखा थोड़ा अच्छा है, आप टीचर भी हो, आपको पढ़ाना पता है कैसे। तो ये वीकली जो पाठशाला होगी तो इसमें आपने पढ़ाना है, वीडियोस बना के भेजनी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये लास्ट ईयर मार्च की बात है। लेकिन उन्हीं दिनों मुझे इतना वायरल आया, इतने बुखार, जब पहली उसकी करनी थी वीडियो मैंने, तो उस दिन मैं बीमार थी, मुझे बहुत बुखार था। तो घर में सब कहने लगे कि रहने दो, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करो, अभी स्टार्टअप ही है तो जरूरी नहीं है कि आज ही करना। मैंने कहा नहीं, वीडियो नहीं छोड़नी है, मैंने बना के भेजनी है। तो फिर मैं मतलब कंटिन्यूसली मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया। उसके बाद बुखार आए, फिर बहुत बीमार रही। उसके बाद अभी जैसे थोड़े मुझे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन इन दिनों भी मैंने कोई एपिसोड उसका मिस नहीं किया है। और मेरा शौक है, मुझे खुशी मिलती है उसमें। मैं साहित्य को साहित्य को उसका एनालिसिस करती हूँ, साहित्य अपना जितना भी मुझे मिल सकता है उसकी स्टडी करके उसको बोल के सुनाती हूँ, या बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि डोगरी से प्यार करो। और उन्होंने मतलब इस कार्यक्रम का नाम ही अंतरादी डोगरी पाठशाला रख दिया, उससे भी मुझे बहुत खुशी मिली। मैं आपको हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। अभी 3-4 महीने पहले ट्रांसलेशन का कोई काम था JNK बोर्ड की ओर से, तो मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया कि आप भी आएंगे। तो बोर्ड ऑफिस हम जाते थे, वहाँ मीटिंग होती थी या वर्कशॉप लगती थी। तो वहां पे फर्स्ट डे डायरेक्टर मैडम थे, तो सब इंट्रोडक्शन देने लगे, तो सब अपने अपने बारे में सब मतलब सीधे ही बोल रहे थे कि मैं फला फला। तो मैंने पहले कहा कि मैं पहले आपको अपने अंदाज में सुनाती हूँ। मैंने कहा नमस्कार, अंतरा दी डोगरी पाठशाला तुंदा सारे का मता मता स्वागत है। मैंने जैसे ही बोला, मेरे साथ ही बैठी हुई थी प्रोफेसर थी, वो कहती अच्छा आप हो अंतरा, ओ हम तो आपकी वीडियो देखते हैं यार, बहुत अच्छी वीडियो। मतलब तो उन्होंने इतना मतलब सराहना की मेरी, और मुझे अच्छा लगा। मतलब मुझे पर शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन अंतरा जो पाठशाला पे पढ़ाती है उसको ज्यादा लोग जानते हैं। तो ये सब चीजें और ज्यादा प्रेरणा देती हैं। और
और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने मुझे अपनी जो हमारी मदर टंग है, हमारी डोगरी है, उसकी सेवा करने की का मौका दिया है। और इसी लेवल पे, इसी मंच पे मुझे बहुत सारे लोग अंतरा बुआ भी कहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ जो पसंद करते हैं मेरा काम। मेरा तो वीडियो बीच में चला गया था और अच्छा। जो कि है आया है वापस, तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन आप दर्शकों के लिए, आप पाठकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहूंगी कि अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है, कुछ करने का जज्बा है, तो हम कर सकते हैं। वक्त उनके लिए भी 24 घंटे ही होता है जो बहुत कुछ कर गए, जिन्होंने जिंदगी लगा दी देश की सेवा में, समाज की सेवा में, बहुत कुछ किया है उन्होंने। और उनके पास भी यही 24 घंटे थे जो हमारे पास है 24 घंटे। इन्हीं 24 घंटों को हमने मैनेज करना है, इसमें अपना अपना जो जॉब है उसको भी ऑनेस्टली करना है, घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं, और अपना जो पैशन है उसको भी चलाना है। अपनी जो जिस काम से हमें खुशी मिलती है उस काम को भी हमने करना है। वक्त की कोई बंदिश नहीं है। और मैं सब दर्शकों से, सब पाठकों से यही कहूंगी कि अगर आपके अंदर कोई शौक है, कोई पैशन है, तो जरूर उसको पूरा करने के लिए डट जाइए। धीरे धीरे सब आपके साथ होंगे और आपको भी हैरानगी होगी, कुछ एक दो अरसा करने के बाद पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है और उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको दिखना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच कुसुम जी, आपके जी साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मुझे आशा है कि दोबारा भी हम आपके साथ एक सेशन करेंगे और उसमें जो की है थोड़ा विस्तार से जो की है और भी बातें समझेंगे आपसे। तो आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के कॉन्वर्सेशन में आने के लिए। और तो ये थी कुसुम शर्मा अंतरा, जिनसे हमने ये सीखा कि कैसे जो की है टाइम को मैनेज करके अपनी पैशन को बरकरार रख सकते हैं हम, और खाली समय में खाली बर्बाद नहीं करने के लिए है, उसको भी उपयोग में ला सकते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुसुम जी। धन्यवाद, थैंक यू।